ठीक है। नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को इस के क्लासेस जम्मू में स्वागत है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में। तो हमने क्लास 8 का इससे पहले 2 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 क्लियर करेंगे और ये आपका चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसी का पार्ट 3 वीडियो आज हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और मैं चलता हूं तीसरे पार्ट से। तो पिछले वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा किए थे। इस पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नील की खेती कैसे होती थी। तो उसमें आपको बताया गया था कि नील की खेती 2 तरीके से किया जाता था। एक था आपका नीज खेती, दूसरी थी आपकी रैयती खेती, है ना। पहला क्या था? नीज की खेती है, दूसरा था रैयती खेती, ठीक ना। अब नीज की खेती में क्या होता था तो सुनिए। नीज की खेती में बगान मालिक अपना जमीन पर ही क्या करता था? नील उत्पादन करता था, या कभी कभी जमीन भी खरीद लेता था। मान लिया जब कोई मालिक के पास पैसा ज्यादा है तो क्या करेगा? जमीन खरीद लेगा, और जमीन खरीद के वो क्या करेगा? नील की खेती करेंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि अब ये करवाते किससे? तो खुद तो करेंगे नहीं ना। तो वो हमारे यहाँ लोग को तो मजदूर बना के रखे थे ना, इन्हीं लोगों से वो खेती करवाते थे। लेकिन इसमें भी समस्या थी बच्चे, क्या कि नीज की खेती में भी तो समस्या थी। तो क्या समस्या थी? तो देखिए, नीज की खेती की समस्या है, नील केवल उपजाऊ जमीन पर अच्छी होती थी। देखो, सबसे बड़ी समस्या कि जो जमीन उपजाऊ था उसी पर नील की खेती होती थी। अब जब उपजाऊ जमीन पर अगर केवल नील की खेती ही किया जाएगा तो धान, गेहूं, मटर, चना, इन सब चीजों का उत्पादन कहां से होगा? और हमारा पेट जो है ना, वो नील की खेती से नहीं भरेगा। हमारा पेट किससे भरेगा? अनाज से, दलहन से, इन सब चीजों से ना पेट भरेगा जी। कि खाली चकाचक कपड़ा पहनो, अब पेट में कुछ जैबे नहीं करे, तब बताइए आप कितना देर तक पढ़ पाएंगे? पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है ना। इसलिए हमें क्या चाहिए? कपड़ा तो चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है वो, हमें जब भूख लगे तो भोजन चाहिए। अब ये वाले लोग में क्या दिक्कतें थी कि उपजाऊ जमीन पर नील का पैदावार खूब होता था। अब ये पूरा अधिग्रहण कर लिया जमीन पर, खाली नील पर ज्यादा जोर दे रहा था। कौन? अंग्रेज लोग। ये किस पर जोर दे रहे थे? नील की खेती पर। हमारे किसान वर्ग के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, इनसे कुछ बन नहीं रहा था। अरे हम तो भूखल मर जाएंगे, अपने पास अनाज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे भैया? तो यही दिक्कतें थी। जमीन अच्छी होती थी, उपजाऊ जमीन से पहले किसानों के पास थी। बड़े खेत एक साथ मिलना कठिन था। बगान मालिक किसानों को हटाकर जमीन लेने की जो है ना कोशिश करते थे। ये सुनिए, मैंने कुछ न कुछ कारण निकाल के हमने किसान के लोगों को क्या करते थे? हटा देते थे, और उसका जमीन को क्या करते थे? छीन लेते थे, और उस पर क्या उपजाते थे? नील था। इससे किसान और बगान मालिकों के बीच तनाव पैदा हुआ। अब देखो, स्वाभाविक सी बात है कि जो मालिक है ये किसान के बीच में क्या आ जाएगा? टकराव आएगा। क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ अन्य तरह का भी फसल उत्पादन, लेकिन मालिक जो चाहेगा, वो बगान मालिक या अंग्रेज वाले लोग ये चाह रहे थे कि इस पर केवल और केवल क्या हो? नील। तो इससे क्या होगा? उससे हमारा क्या है? तफरका उत्पन्न होगा ना जी। क्या होगा? तनाव पैदा होगा। मजदूरों की व्यवस्था करनी कठिन थी। मजदूरों की व्यवस्था करना कठिन था। ठीक है, तुम जमीन ले लिया, लेकिन मजदूर कहां से लाओगे? तो मजदूरों की व्यवस्था करना कठिन था। धान की बुआई के समय मजदूरों की कमी हो जाती थी, क्योंकि सारे लोग धान की बुआई में लग जाते थे, और उसी समय नील की भी खेती होती थी। तो ये सारे दिक्कतें इसको सामना करना पड़ रहा था। चित्र आप बुक में देखोगे, चित्र 7 में सेंट डोमिंगो का विद्रोह। बच्चे का था, फ्रांसीसी बगान में अफ्रीकी गुलामों से नील और चीनी की खेती कराई जाती थी। फ्रांसीसी बगान में, देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ केवल बगान था, फ्रांस के लोग में भी ये बातें थी। फ्रांसीसी बगान में अफ्रीकी गुलामों से, अफ्रीका महादेश में कई लोग, मतलब बहुत सा एक हिस्सा हुआ करता था आबादी का जो गुलाम था। जो क्या था? गुलाम। करे हम लोग भी तो गुलामे थे ना जी। हमारे पूर्वज क्या थे? गुलाम ही थे। मतलब गुलाम कहने का मतलब ये नहीं है कि देखो, अब जब तुम बुद्धि नहीं लगाओगे तो गुलाम ही बन जाओगे ना। आज भी अगर आप लोग बुद्धि नहीं दौड़ाओगे, पढ़ने में तेज नहीं रहोगे,
अच्छा मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो काफी पीछे रह जाओगे ना। जो आदमी पीछे रह जाता उसी का शोषण सबसे ज्यादा होता, पता है ना। इसलिए हम सबको पीछे नहीं रहना है, कहाँ रहना, आगे। तो नील की चीनी की खेती कराई जाती थी। 1791 की बात है, गुलामों ने विद्रोह कर दिया यहाँ फ्रांस में। उन्होंने कई बगानों को जला दिया, बोले था लगाओ आग, हटाओ। 1792 में फ्रांस ने गुलामी समाप्त कर दी। 1792 में फ्रांस ने गुलामी समाप्त कर दिया। फ्रांस में अब ये चल ज्यादा दिन नहीं पाया था, तो 92 में ये खत्म हो गया। तो इसके बाद वहां नील की खेती भी कम हो गई। इसके बाद वहां नील की खेती कम हो गई, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम लोग समझते हैं गुलाम का अर्थ। बच्चे गुलाम बार बार हम लोग शब्द ले रहे हैं, गुलाम गुलाम, आखिर क्या होता है। तो कहता है गुलाम वह व्यक्ति होता है जो अपने मालिक की संपत्ति माना जाता है। माने कि यदि आप मालिक का संपत्ति माने जा रहे हैं तो आप भी गुलाम हैं। तो क्या है, आप भी गुलाम हैं। कभी कभी देखता है ना कि हमको कंपनी वगैरह में कोई लोग जब काम करता हो तो उस पर अत्यधिक शोषण लोग करने लगता है, इसका मतलब है कि वो भी गुलाम। तो बस सिंपल सा परिभाषा इसको जानेंगे कि गुलाम वह व्यक्ति होता है जो अपने मालिक की संपत्ति माना जाता है। मतलब मालिक को लगता है कि तुम मेरा वर्कर नहीं हो, तुम मेरा संपत्ति हो, तुम मेरा क्या हो, संपत्ति हो। तुमको हम जैसे चाहेंगे वैसे यूटिलाइज करेंगे, प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। उसे स्वतंत्रता नहीं होती है, उसे स्वतंत्रता नहीं होती है। अगर स्वतंत्रता होता तो आज हम इतने दिन अंग्रेजों के चंगुल में रहते क्या। उसे स्वतंत्रता नहीं होती है, उसे मालिक के आदेश पर काम करना पड़ता है। किसके आदेश पर, मालिक के आदेश पर। मालिक जैसे कहेगा वैसे करेंगे, ठीक ना। तो ये होती है गुलाम का मतलब। तो 3 को मतलब बताएं आपको। गुलाम वह व्यक्ति होता है जो अपनी मालिक की संपत्ति माना जाता है। दूसरा, वो उसे स्वतंत्रता नाम करके चीज नहीं होती है, और उसे मालिक के आदेश पर ही काम करना पड़ता है। मालिक के दिशा निर्देश पर ही वो काम करेंगे, अपने तरीके से वो कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। अभी तुरंत फिर पूछेंगे। आगे देखिए, कुछ हमने पॉइंट बनाया परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो आपका इस तरह से है, कुल 5 पॉइंट है, थोड़ा सा समझेंगे। देखो बच्चे, नील की खेती के 2 तरीके थे। पहला नीच खेती, दूसरा था रैयती खेती। नीच खेती में बगान मालिक अपनी जमीन पर जो है ना क्या करता था, नील उगाते थे। नीच की खेती में क्या करता था, तुमसे कोई पूछेगा कि नीच खेती में क्या होता था, तो बगान के जो मालिक थे ना वो अपनी जमीन पर क्या करते थे, नील उगाते थे। उसके बाद उपजाऊ जमीन की कमी नीच खेती की सबसे बड़ी समस्या थी। तुमसे कोई पूछेगा कि नीच खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो उपजाऊ जमीन का ना मिलना, उपजाऊ जमीन का ना मिलना। और जो जमीन उपजाऊ होता था उस पर क्या है ना कि जो जमीन होता भी था तो उस पर उसका अधिकार नहीं, माने दूसरा का भी तो जमीन वो था ना, तो पूरा जमीन पर एक जैसा अंग्रेज अधिकार भी तो नहीं रख सकता है ना। क्योंकि किसान वर्ग उससे क्या कर देता, विद्रोह कर देता ना। उपजाऊ जमीन की कमी नीच की खेती की सबसे बड़ी समस्या थी। 1791 में सेंट डोमिंगो में जो है ना गुलामों ने विद्रोह किया। 1791 में सेंट डोमिंगो में गुलाम ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। 1792 में जो है ना फ्रांस में क्या हुआ, गुलामी प्रथा समाप्त हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्रांस में गुलामी प्रथा कब समाप्त हुआ, 1792 में, याद रहेगा। फ्रांस में गुलामी प्रथा कब समाप्त हुआ, 1792 में। ये 5 पॉइंट आपको बता दिए। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। अब देखो नीच की खेती के बारे में आपको बता ही दिए, विशेष इसमें कुछ है नहीं। नीच की खेती की कठिनाई कुछ और है। तो नीच खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की बात कर रहे थे हम लोग। चलिए आगे देखेंगे। अब दूसरी व्यवस्था था, कौन व्यवस्था बच्चे, रैयती व्यवस्था। अब इससे पहले कौन व्यवस्था बताए थे, नीच व्यवस्था। अब हमारे पास कैसी व्यवस्था है, रैयती व्यवस्था। तो देखो रैयती व्यवस्था में बगान मालिक रैयत यानी कि किसान से अनुबंध यानी कि सट्टा है ना करते थे। बगान मालिक रैयत, रैयत किसको कहते हैं, किसान को, उससे सट्टा कर लेते थे। कई बार गांव के मुखिया किसानों से जबरन समझौता करते थे। कई बार क्या होता था कि जो गांव के जो मुखिया होते थे ना वो किसानों से जबरन समझौता कर लेते थे। मतलब जो मान लिया हम इस गांव के मुखिया,
तो मुखिया है तो सपोज करो तुमसे जबरन समझौता करे, देगा नहीं तब जो है ना तुमको गांव से निकलवा देंगे। तो इस तरह से बातें हम लोग करते थे, ठीक ना। इस तरह से ये व्यवस्था थी। ये किसमें थी? ये रैयती में। ये क्या थी? ये रैयती व्यवस्था में। कई बार गांव के मुखिया किसानों से जबरन समझौता करवाते थे। अनुबंध करने वाले किसान को बगान मालिक कम ब्याज पर नगद कर्ज देते थे। याद रखना बेटा कि जो अनुबंध पर किसान जो थे ना, उसको बगान मालिक जो है ना कम ब्याज पर नगद कर्ज देते थे। बदले में किसान को अपनी कम से कम 25% भूमि पर नील उगानी पड़ती थी। आ जाइए, किसान को कितना प्रतिशत भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी बच्चे? तो 25% पर। खेती की जिम्मेदारी, खेती के देखिए बगान मालिक बीज और कुछ उपकरण उपलब्ध कराते थे। बगान मालिक का काम क्या रहता था कि वो उपकरण समझते हो? उपकरण किसे कहते हैं? अरे जो खेती कर रहा है उसमें जो भी यंत्र तुम व्यवस्था किए हो ना, उसको हम लोग उपकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी धान का खेती है ना, अभी लोग धान उपजाएंगे तो उसमें उपकरण क्या क्या लगा रहे हैं? ट्रैक्टर से खेत जोतवा रहे हैं, कुदाल से जो मतलब व्यवस्था कर रहे हैं, तरह तरह की चीज जो चाहिए ना जो उसमें, तो वो आपका क्या कहलाते हैं? उपकरण कहलाते हैं। और उपलब्ध कराते तो और बीज, अभी बीज चाहिए ना, जैसे मान लिया कोई गेहूं उपजाएगा तो उसके लिए गेहूं बीज चाहिए, तो ये दोनों व्यवस्था कौन करवाते थे? बगान मालिक। खेत तैयार करना, बीज बोना, सिंचाई और फसल देखभाल जो है ना वो किसान यानी कि किसान करता था, यानी कि रैयत करता था। कटाई के बाद किसान पूरी फसल बगान मालिक को दे देता था। समझा बात को? कटाई के बाद क्या करता था किसान का? क्या काम होता था? सब फसल को ले जाके केकरा दे देना, इसको बगान मालिक को जाके दे देते थे। कर्ज का चक्र, उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कर्ज का चक्र। कर्ज एक ऐसा चीज होता है बेटा कि जब तुम जरूरत से ज्यादा ले लोगे तो उस कर्ज जाल में फंस जाओगे तुम, मतलब कर्ज देते देते तुम ही एक दिन पार हो जाओगे। इसलिए मनुष्य को कहता है कि अपने हिसाब से कर्ज लेके काम करना चाहिए। आई एम राइट? चलिए देखिए, कर्ज का चक्र, फसल देने के बाद किसान को फिर नया कर्ज दिया जाता था। चलिए आप फसल दे दिए ना, लीजिए कर्ज, और वो किसान हमेशा उसका चक्र में पिसता रहता था। एक कर्ज देता नहीं था कि दूसरा कर्ज उसको लेना पड़ जाता था। चलिए, फसल देने के बाद किसान को फिर नया कर्ज लेता था, और जब कर्ज तुम ले लिया फिर उसका तुम गुलाम बन बैठा, है ना। इस प्रकार किसान बार बार कर्ज के जाल में फंसता चला जाता था। चित्र 8 में देख सकते हैं जो दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआत में, बच्चे ध्यान देंगे, 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए दिखाई गए हैं। आप देख सकते हो चित्र 8 में। चित्र 9 में भी आप देख सकते हो, खेतों में काटे गए नील के पौधे को जो है ना बैलगाड़ी से कहां ले जा रहा, फैक्ट्री तक ले जाया जा रहा। वहां से नील बगान की प्रक्रिया शुरू होती थी। वहां से नील बनाने की प्रक्रिया, किसान का काम रहता था कि जो नील का उत्पादन किया ना उसको बांध के ले जाके फैक्ट्री तक पहुंचा देना। बाकी का काम कौन करता था? उसका आदमी, वो बगान मालिक का जो आदमी रहता था वो। चलिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द है उसको जाना जानते। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। रैयत का मतलब याद रहेगा, रैयत का मतलब किसान। सट्टा माने क्या होता था? सट्टा एक तरह का अनुबंध होता था। सट्टा क्या होता था? एक प्रकार का अनुबंध होता था। अनुबंध का मतलब समझ लो, किसान और बगान मालिक के बीच किया गया लिखित समझौता, जिसको एग्रीमेंट कहते हो। क्या कहते हो उसको? एग्रीमेंट कहते हो। एग्रीमेंट कर देता है भाई, अच्छा सुनिए मैं आपको एग्रीमेंट करता हूँ कि घड़ी हम आपको रख देता हूँ आपके पास, गिरवी जिसको बोलते हो। 2000 रुपया दे दिए, हम ही घड़ी को आपके पास रख देंगे। 2000 आप हमको दीजिए, हम आप गिरवी के तौर पर ही घड़ी रखते, यही होता। अब 2000 रुपया हम तुमको रिटर्न करेंगे तब तुम हमको घड़ी देगा, और नहीं रिटर्न करेंगे तो घड़ी हमरा रख लोगे। उसी प्रकार से जमीन का भी होता है एग्रीमेंट। हमने आपको 5 कट्ठा जमीन दे दिया और बदले में आपसे 5 लाख रुपया ले लिया। यदि हम आपको 5 लाख रुपया रिटर्न करेंगे तब मेरे को जमीन होगा, नहीं रिटर्न करेंगे तो जमीन तुम्हारा होगा, ठीक ना। यही है आपका सट्टा या अनुबंध, मालिक के बीच होता था। कौन करता था? किसान। कौन करता था? किसके साथ? बगान मालिक के साथ। किसके साथ? चलिए कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखते चलते हैं, क्योंकि हमें तो परीक्षा भी देना है ना। देखो अच्छे, रैयत व्यवस्था में किसान अनुबंध यानी कि सट्टा कराया जाता था। किसान को अपनी कम से कम 25% भूमि पर क्या करना पड़ता था? नील उत्पादन करना पड़ता था, है ना। ये करार था
ये मालिकों से रैयतों का टेंडर होल था, मतलब क्या इसको बोल सकते हो, एग्रीमेंट होल था कि आप जितना आपके पास भूमि है उस पर 25% पर क्या करोगे, आप क्या करोगे, किसकी खेती, आलू चना प्याज का, क्या नहीं, नील की खेती। बगान मालिक बीज और उपकरण देते थे। बगान मालिक क्या देते थे, उपज के लिए उसको क्या सब चीज मुहैया करा देता था, बीज का भी और उपकरण का भी, ठीक ना। चलिए आगे देखें, खेती और देखभाल का पूरा काम किसान करता था। खेती और देखभाल का पूरा काम कौन करता था, किसान करता था। कौन करता था, किसान। बाकी उसका देखभाल देखो, बाकी किसान का एक ही काम रहता था, देखभाल करना, उपजा देना, और उसके बाद उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रहता था, है ना। कर्ज के बाद नील की खेती, देखो किसान कर्ज के कारण बार बार नील की खेती करने पर क्या हो जाते थे, मजबूर होते थे। नील का उत्पादन कैसे होता, तो आपको बता देते हैं। देखिए नील का उत्पादन कैसे होता है, ये 3-4-5 को स्टेप है, उसको हम लोग समझेंगे। नील के कारखाने खेतों के पास बनाए जाते थे। नील का जो कारखाना होता था ना, वे वहां बनाए जाते थे जहां पर नील का उत्पादन होता था, जहां पर नील का उत्पादन होता है ना। तो नील का क्या बनाए जाते थे, कारखाने बनाए जाते थे। कटाई के बाद नील के पौधे कारखाने तक लाए जाते थे। कारखाने में 3 से 4 जो है ना बड़े हौद जिसको बनते हैं, जिसको बाट बोलते हैं, बड़ा सा हौदा रहता है, उसमें डाल देता था। डालने के बाद पहले हौदे में पौधों को पानी में भिगोए जाते थे। ये जो हौदबा जो होता था ना, हौदा देखा जी, अरे जहां पानी जमा रहता है उसी में, तो उसमें क्या करता था, पौधे को पानी में भिगोया जाता था। भिगोने के बाद पौधे सड़ने के बाद पौधा फिर वो क्या होता था, सड़ जाता था। सड़ने के बाद क्या होता था ना कि जो रस निकलता था ना, वो रस जो निकलता था, रस को दूसरे हौद में डालकर लगातार डंडों से हिलाया जाता था, मतलब ऐसे करके ये क्या करता था, हिलाया जाता था, ठीक है। इससे हो जाता कि चूना मिलाने से नील नीचे बैठ जाता था। अब हिलाते हिलाते उस पर क्या होता था, उसमें चूना डाला जाता है, और चूना डालोगे ना तो उस जो नील है वो नीचे बैठ जाता है, उसके ऊपर में क्या होता है, पानी। तो उसके क्या फिर उसमें क्या किया जाता है, चूना मिलाया जाता है, इस तरह से क्या होता है, नील उसके नीचे बैठ जाता है, ऊपर का पानी अलग कर दिया जाता है, और नीचे जो है ना जमी नील को निकालकर सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद उसे बिक्री के लिए तैयार किया जाता है। ये 4-5 को लाइन से गुजर के हम क्या करते थे, नील तैयार कर देते। बात समझ में आ गया, क्या क्या बोले बताओ। तो हमने आपको ये बताया था कि नील बगान मालिक जो था ना, वो फैक्ट्रियां या फिर मतलब कि इस तरह की जो चीजें थी, मतलब कि ये कारखाने वहां लगाते थे जहां पर कि नील का उत्पादन होता था, ठीक है। और नील जब उत्पादन होता था उसके लिए क्या होता था कि जो भी किसान वर्ग के लोग होते थे वो क्या करते थे कि उसका पौधा को काट के लाते थे, और लाने के बाद उसको क्या करता था, बड़ा टब 2-4-5 को रखता था, वो टब में उसको डाल देता था। डालने के बाद क्या है ना कि कुछ 2-4-5 दिन के बाद उसको निकाला जाता, तो चूंकि 2-4-5 दिन के दौरान वो सड़ जाएगा, क्या होगा, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद क्या है ना उसको मतलब कि इस तरह से डंडा वगैरह लेके हिलाया जाता था। हिलाने के बाद क्या उसमें चूना डाला जाता था। तो चूना जब डालता था ना तो जो नील रंग जो था वो नीचे बैठ जाता था, पानी जो है उसका ऊपर आ जाता था, पानी बाहर निकाल जाता था, और निकालने के बाद वो सूख जाता था, और सूखने के बाद क्या उसको माने मार्केट में जाके बेचता था। तो बस सिंपल प्रक्रिया है, ठीक ना, सिंपल प्रक्रिया है नील पौधे से नील प्राप्त करना, ठीक ना। 4 प्रोसेस से गुजरता है, नील बन जाता है। हालांकि अब तो अन्य तरीके से निकलता है। चित्र 10 में नील का कारखाना दिया गया है। 11 में मजदूर नील पौधे हौद तक ले जा रहे हैं, ये भी दिखाया गया। 12 में मजदूर हौद में जो है ना घोल हिला रहा है, तैयार नील को सुखाया जा रहा है। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया से गुजर रहा है। चलिए 2-4-5 को पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है। नील के कारखानों खेतों के पास होते थे। पौधे को पहले हौद में भिगोया जाता था, ये बात तो आप ऊपर में बताए हैं। दूसरे हौदे में घोल को हिलाया जाता था, चूना मिलाने से नील जो है ना नीचे बैठ जाता था, और उसे सुखाकर बाजार में बेचा जाता था। मार्च 1859 में बंगाल में किसानों ने नील की खेती क्या किया, इनकार कर दिया। याद रखना कि बंगाल के लोगों ने कब नील की खेती करने से इनकार कर दिया, बताइए तो। 1859 में किसानों ने लगान देना भी बंद कर दिया। किसानों ने नील कारखाने पर हमला किया, महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया। बगान मालिकों के कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। किसानों ने कसम खाई कि ना नील बोएंगे और ना जबरन बोने देंगे। मतलब किसानों ने प्रतिज्ञा लिया कि ना तो नील बोएंगे और ना तो अपने लोगों को नील बोने देंगे। एक प्रकार से समझ लो ये ओथ है,
ये कसम खाएं, विद्रोह का कारण यही तो था। एक तरफ से कह रहा है कि आपको नील उत्पादन करना है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हम नील उत्पादन नहीं करेंगे। चलिए, तो कुछ और बातें हम लोग करेंगे अगले दिन। अभी आपको कुछ नोट करना है, और तो इस तरह से ये पार्ट 3 का वीडियो हम आपको खत्म करते हैं।